हेलो प्रफुल्ल गर्ग हियर। 1 मिनट के लिए मेरे केबिन में आ सकते हो? श्योर सर, आई विल बी देयर सर। या सर। प्रफुल्ल, तुम्हें ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़नी होगी। सर क्या हुआ सर? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती? इनफैक्ट गलती हमसे हुई है जो तुम्हें नौकरी पे रखा है। हम तुम्हें नौकरी से निकालने वाले थे, लेकिन तुम्हारी करियर का लिहाज करके तुमसे रिजाइन करने को कह रहे हैं। मिस्टर वर्मा, मिस्टर गर्ग, आप प्लीज़ मुझे बताइए तो सही कि मैंने किया क्या है। सर मुझे इस कंपनी में काम करते हुए 1 साल हो गया है और हर बार मेरी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया गया है, और आज अचानक आप लोग मुझसे मेरा रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। पिछले साल हमने तुम्हें जिस इंस्टीट्यूट से सिलेक्ट किया था प्लेसमेंट के दौरान, वहां से लेटर आया है। डियर मिस्टर गर्ग, हम आपको बताना चाहते हैं कि मिस्टर प्रफुल्ल शास्त्री को 1 साल पहले दी गई MBA की डिग्री रद्द की जाती है। हमें पता चला है कि न सिर्फ प्रफुल्ल बल्कि और कई स्टूडेंट्स ने हमारे इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस एग्जाम को धोखे से पास किया। यह फ्रॉड हाल ही में सामने आया है। एक रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कॉर्पोरेट पैटर्न्स को इन्फॉर्म करें कि जिन स्टूडेंट्स को उन्होंने अपने यहाँ रिक्रूट किया है उनमें से कुछ ने बिना एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर के इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, जो कि एक फ्रॉड है, और मिस्टर प्रफुल्ल भी इनमें से एक हैं। इसलिए हमने इनकी डिग्री रद्द कर दी है और हम आपको इस बात की सूचना दे रहे हैं। सर आप सबको इस कंपनी में मेरी परफॉर्मेंस के बारे में पता है। सर मैंने बहुत मेहनत से इस MBA डिग्री को हासिल किया है। वी आर सॉरी मिस्टर प्रफुल्ल, ये लेटर हमें परसों ही मिला हुआ है और काफ़ी सोचने के बाद हमने ये डिसीजन लिया हुआ है और ये हमारा फाइनल डिसीजन है। सर देखो प्रफुल्ल, फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर तुम एडमिशन में ये सब कर सकते हो तो आगे जाके तुम कंपनी में कुछ गड़बड़ नहीं करोगे, इस बात की क्या गारंटी है? एक कंपनी में नौकरी मिलने के 1 साल बाद अचानक एक दिन एक MBA ग्रेजुएट को नौकरी से निकाल दिया गया। वजह यह कि जहां से उसने MBA किया था उसी इंस्टीट्यूट ने उसकी डिग्री रद्द कर दी थी। मुंबई का जाना माना NMIMS, नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। इस इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस एग्जाम में धोखाधड़ी और जालसाजी कई बरसों से चल रही थी, लेकिन उसकी दस्तक अभी सुनाई थी। क्या था ये फ्रॉड और ये सामने आया कैसे? We have here Rachna, Gaurav. Yes, sir. Hardeep. Yes, sir. Ashutosh. Sir. प्रेरणा. Yes, sir. अमित. Yes, sir. आप लोगों के डिस्कशन का टॉपिक है द एजुकेशन सिस्टम ऑफ आवर कंट्री इज आउटडेटेड। आप लोगों के पास 20 मिनट हैं जो शुरू होते हैं अब। ये बिल्कुल सही है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम एकदम आउटडेटेड हो चुका है। ये सेंचुरी ओल्ड है, पर ये अभी तक टिकी है। इनफैक्ट जो कुछ हमें स्कूल में सिखाया जाता है आजकल के टाइम के लिए, दैट इज सो आउटडेटेड कि वो हमारे करियर में किसी काम ही नहीं आता है। I completely disagree with you. मुझे नहीं लगता कि हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुका है। I mean, हमारा जो करिकुलम है वो रेगुलरली अपडेट किया जाता है। और आखिर एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमें अच्छे जॉब्स मिले, बल्कि ऑलराउंड डेवलपमेंट, ऑलराउंड नॉलेज भी काफी इंपॉर्टेंट है। या दैट्स राइट, एजुकेशन से हमें नॉलेज मिलती है, दैट्स वेरी नेसेसरी। स्कूल में हमें जितनी भी चीज़ें सिखाई जाती हैं वो सब इंटरनेट पे मिलती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्कूल जाना छोड़ दें। स्कूल कैन नेवर बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। या मुझे लगता है जैसा गौरव ने कहा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो हमारा सिस्टम है
वही सबसे अच्छा है, ये मानना बहुत गलत है। हमारे आसपास देख लीजिए कितना कुछ बदल चुका है। आपके जीने का तरीका बदल गया है, हमारे काम करने का तरीका बदल गया, बिजनेस करने का तरीका बदल गया, सोचने और समझने का तरीका तक बदल चुका है। देन व्हाई नॉट अपडेट आवर एजुकेशन सिस्टम इन आवर कंट्री? थैंक यू आशुतोष। एक्सटेंडिंग टू योर पॉइंट, आई वुड लाइक टू से इंडिया में इतनी इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है। जो एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश जमाने में शुरू हुआ था, उसका मकसद था एक ही बैकग्राउंड से आए हुए लोगों को पढ़ाना। बट इफ यू सी टुडेज इंडिया, एक ही टाइप का एजुकेशन सिस्टम, बिग एंड स्मॉल सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस में एक ही टाइप का सिस्टम कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है? लेकिन इसका मतलब ये तो जस्ट वन सेकंड प्रेरणा, लेट मी फिनिश। स्टूडेंट अलग अलग इनकम लेवल से आते हैं, कुछ बहुत ही रिच फैमिली से आते हैं तो कुछ वेल टू डू मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। उनके लिए इतनी बड़ी बड़ी फीस पे करना इज जस्ट नॉट फीजिबल। दे जस्ट कांट अफोर्ड इट। लेट मी कंप्लीट। सो ये डिफरेंस इज नॉट देयर ओनली इन द इनकम। यही फर्क उनके एक्सपोजर्स और उनकी पर्सनालिटीज में भी दिखाई देता है। मैं कुछ कहना चाहती ये हूँ। मुकाबला बराबरी का नहीं है। कितने ऐसे हैं जिनके लिए सिस्टम कितना मुश्किल है और कितने ऐसे जिनके लिए कितना आसान। कितने तो ड्रॉप आउट हो जाते हैं बीच में। So think about it. I agree to your point कि poor students में drop out ratio is more. Exactly. There is a cause of worry. होगा, ड्रॉप आउट रेशियो होगा, पर इसका सोल्यूशन भी तो है और आसान है। हमारे देश में इतने सारे बोर्ड्स है, वी गॉट स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, इंटरनेशनल करिकुलम तक है, जिसे अपने लिए जो सही लगता है वो चुन सकता है। या आई वांट टू ऐड वन पॉइंट कि हमारे लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी होनी चाहिए और वो हमें लाइफ में बहुत आगे भी ले जा सकती है। इसीलिए जरूरी है कि एजुकेशन सिस्टम आज की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हो। जरूरी है कि करंट सिस्टम में नॉलेज को बार बार रीअसेस किया जाए। टाइम अप। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। अब आप लोग बाहर इंतजार कीजिए, इसके बाद एक एक करके आप लोगों को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। Thank you, sir. थैंक यू सर। मिस्टर अमित गाडगिल, कुछ बताइए अपने बारे में। माय नेम इज़ अमित गाडगिल और मैंने नागपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया है। वेल अमित, आपकी हॉबीज़ क्या है? मैं क्रिकेट खेलता हूँ और बैडमिंटन भी खेलता हूँ और मैगजीन्स भी पढ़ता हूँ सर। नाइस। किस तरह की मैगजीन्स पढ़ना पसंद करते हैं? इंडिया टुडे। मिस्टर अमित, आप मेरे लिए एक सेंटेंस कंप्लीट करेंगे प्लीज? फिल इन द ब्लैंक्स, डेबिट ऑल, डैश डैश, क्रेडिट ऑल, डैश डैश। जी मैं समझा नहीं सर। मिस्टर अमित, आपकी स्पेशलाइजेशन अकाउंटिंग है ना? यस सर। तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, डेबिट ऑल, डैश डैश, क्रेडिट ऑल, डैश डैश। मिस्टर अमित, डेबिट ऑल expenses and losses, credit all incomes and gains. आजकल करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है। सो व्हाट डू यू थिंक, इसके खिलाफ क्या किया जाना चाहिए? करप्शन होना तो नहीं चाहिए, लेकिन कर भी कह सकते हैं। पैसा तो आजकल सभी लेते हैं। इंडिया के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। बड़ी अजीब बात है। एक्चुअली मिस्टर शर्मा, मैंने पिछले साल भी यही ट्रेंड नोटिस किए थे और उसके पिछले वाले साल भी। एंट्रेंस एग्जाम्स में उमेश राय के स्कोर्स है 261, गिरीश 259, प्रेरणा 251 और अर्चना 262। और राजीव ने स्कोर किए हैं 264। लेकिन इन सबों में सबसे ज्यादा मार्क्स अमित गाडगिल के हैं, 271 इन एंट्रेंस। लेकिन केस डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यूज में इन सबका परफॉर्मेंस बिलो एवरेज था। बल्कि मैं तो कहूँगा कि बहुत खराब परफॉर्मेंस थी उनकी। सर, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। मुझे भी इसके बारे में स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। देखिए, कोई कैंडिडेट एंट्रेंस एग्जाम्स में इतना अच्छा परफॉर्म करता है, फिर पर्सनल इंटरव्यूज में आकर इतना खराब, कुछ तो प्रॉब्लम है।
सर स्पेशली ये अमित गाडगिल का केस मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या पर्सनल इंटरव्यू और एंट्रेंस एग्जाम में इतना फर्क हो सकता है। पापा, मुझे नहीं लगता मेरा सिलेक्शन होगा। क्यों नहीं? देखना, इस बार तो जरूर सिलेक्ट होगा। और मुझे तो लगता है कि तू पहले नंबर पर आएगा। नहीं पापा, मेरा केस डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। तू अभी से इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? रिजल्ट तो आने दे। खाना खाओ। अमित गाडगिल को एहसास हो गया था कि केस डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू में उसका परफॉर्मेंस एवरेज से नीचे ही रहा था, लेकिन फिर भी वो एमबीए की डिग्री किसी भी तरह से हासिल करना चाहता था। आखिर इस अमित गाडगिल की कहानी क्या थी? अमित बेटे, तू तो अच्छी तरह जानता है कि मैं सिर्फ एक ग्रेजुएट था, जस्ट अ ग्रेजुएट। लेकिन मैं चाहता था कि मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करूं। पापा, आपकी बात ही अलग है। बिना किसी सपोर्ट के आपने इतना बड़ा बिजनेस सेट किया। आई मीन, यू आर अ जीनियस। लेकिन बेटे अब वक्त बदल गया है। मेरी सोच से ये बिजनेस कितना आगे जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तू इस बिजनेस को आगे बढ़ा। हमारी कंपनी में कॉर्पोरेट कल्चर लेकर हमारी कंपनी के बिजनेस को मॉडर्न और इंटरनेशनल बिजनेस बना के दिखा। मैं कोशिश करूंगा पापा। कोशिश नहीं अमित, जरूर करूंगा। दैट्स द स्पिरिट। बेटा, इसके लिए तुझे कोई प्रोफेशनल मैनेजमेंट कोर्स करना होगा और उसके बाद किसी दूसरी कंपनी में वर्क एक्सपीरियंस ले और फिर अपने नए विजन के साथ हमारी कंपनी के बिजनेस को आगे बढ़ा। अमित बेटा, कैट का एग्जाम आसान एग्जाम नहीं होता है, इसलिए इतना मायूस मत हो। और भी कई रास्ते हैं। पापा, रियली वेरी सॉरी, मैंने आपको डिसअपॉइंट किया। अरे नहीं रे अमित, बिल्कुल नहीं। बेटा, तूने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ना, तो बस देख, वैसे भी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जिनके मैनेजमेंट कोर्सेज का बहुत नाम है। बेटा, तू वहाँ कोशिश कर। मेरा विश्वास है कि तेरा सिलेक्शन वहाँ ज़रूर होगा। और वैसे भी हारने के बाद ही ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं ना। पापा, मैंने भी ऐसे ही सोचा था कि अगर मेरा कैट में सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो मैं NMIMS में अप्लाई करूँगा। वो भी बहुत रेप्यूटेड है। गुड बेटा, तू अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दे। और बेटा, मेरा पूरा विश्वास है तेरा 100% सिलेक्शन होगा। चलो खाना खा। साल 2012 से 2013 तक अमित गाडगिल ने NMIMS के एंट्रेंस एग्जाम NMAT यानी कि NMIMS मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी की। इस एग्जाम में वो अच्छे नंबरों से पास भी हो गया और उसे केस डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। और वहां उसके खराब परफॉर्मेंस को देखकर उसके एंट्रेंस एग्जाम में पास होने पर सवाल उठने लगे और इन्हीं सवालों ने लिया एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन का रूप। नरेश जी, सुचित्रा जी, मैं समझ सकता हूँ आप लोग इतने परेशान क्यों हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे आपका एंट्रेंस प्रोसीजर अच्छी तरह से समझना होगा ताकि हमें पता चल सके गड़बड़ कैसे हुई है और कहाँ हुई है। जी, मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझा देता हूँ। हम कल मिल सकते हैं? जी बिल्कुल। मुझे अपने साइबर यूनिट की मदद लेनी होगी। हमें इस केस के बारे में पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। वी ऑल नीड टू बी ऑन द सेम पेज। हमारे MBA कोर्स का एंट्रेंस टेस्ट NMAT कहलाता है, यानी NMIMS मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। और इसका एग्जाम हमने एक फॉरेन कंपनी पैटरसन इनकॉर्पोरेटेड उनको आउटसोर्स किया हुआ है। यानी कि सारे कैंडिडेट से फॉर्म्स वही कलेक्ट करते हैं और एंट्रेंस एग्जाम भी वही कंडक्ट करते हैं। जी,
एंट्रेंस एग्जाम्स इंडिया के 5 जोन्स में होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल। इन 5 जोन्स में टोटल 18 सेंटर्स हैं। एप्लीकेशंस किस तरह से ली जाती हैं? ऑनलाइन। कैंडिडेट्स को फॉर्म ऑनलाइन ही भरने होते हैं। कैंडिडेट्स को इस पर अपना नाम, पता, उम्र, सेंटर प्रेफरेंस और आईडी डिटेल्स देनी पड़ती है और वो अपने एंट्रेंस फीस के लिए क्रेडिट कार्ड, डीडी या कैश एट बैंक पेमेंट कर सकते हैं। और फीस भरने के बाद उन्हें एक रिसीट मिलती है। फॉर्म पर कैंडिडेट के फोटो के लिए कोई स्पेस नहीं? नहीं, इस स्टेज पर फोटोग्राफ की जरूरत पड़ती ही नहीं है। इसके बाद हर कैंडिडेट को एंट्रेंस में अपेयर होने के लिए डेट, टाइम और सेंटर दिया जाता है। एंट्रेंस एग्जाम देते वक्त कैंडिडेट को एनमैट आईडी कैरी करना पड़ता है अपने साथ, जो उसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वक्त मेल किया जाता है। वेबकैम से वहां उसका फोटो खींचा जाता है, जो उस आईडी के साथ पेस्ट किया जाता है, जिसे पैटरसन इनकॉर्पोरेटेड अपने रेफरेंस के लिए रखता है। इसके बाद ये फोटो कैंडिडेट के आईडी और सिग्नेचर से मैच किया जाता है। एनमैट आईडी वाला रिसीट और फोटो आईडी दिखाने के बाद ही कैंडिडेट को एग्जाम के लिए बैठने दिया जाता है। एंट्रेंस एग्जाम के बाद कैंडिडेट सिलेक्ट कैसे होते हैं और कौन सिलेक्ट करता है, आप या पैटरसन इनकॉर्पोरेटेड? ये एक जॉइंट प्रोसेस है जो हम और पैटरसन इनकॉर्पोरेटेड दोनों करते हैं। एंट्रेंस एग्जाम्स के 3 सेक्शन होते हैं, क्वालिटेटिव स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स और लॉजिकल रीजनिंग। पैटरसन इनकॉर्पोरेटेड ई आंसर शीट्स को चेक करते हैं और उसे मार्क्स देते हैं। उसके बाद सारे कैंडिडेट्स की स्कोर लिस्ट हमें भेजते हैं और उसमें से हम टॉप कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं। एंट्रेंस एग्जाम्स देने वाले सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट हमारे वेबसाइट पर अपलोड होती है उनके मार्क्स के साथ। यानी हर कैंडिडेट हमारी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकता है कि वो सिलेक्ट हुआ है या नहीं। और इसके बाद इन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को इंस्टीट्यूट में केस डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जी। केस डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के टाइम क्या कैंडिडेट को एंट्रेंस एग्जाम में फिल किया गया फॉर्म जिस पर उसका वेबकैम से खींचा हुआ फोटो था, क्या वो फॉर्म लेकर आना होता है? जी नहीं, वो फॉर्म्स पैटरसन इनकॉर्पोरेटेड के पास होते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को केस डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यूज के लिए आने से पहले इंटरनेट से फॉर्म डाउनलोड करना होता है, उन्हें फिलअप करना होता है और अपनी फोटोग्राफ पेश करनी होती है। उन्हीं फॉर्म्स को केस डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यूज के फीस के साथ हमें कुरियर करने होते हैं। एडमिशन के लिए केस डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू उतना ही जरूरी है जितना कि एंट्रेंस एग्जाम। और इसी केस डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यूज के दौरान हमें इन कैंडिडेट्स की एंट्रेंस लेवल और यहाँ की परफॉर्मेंस के बीच बहुत बड़ा फर्क नजर आया और हमें शक हुआ कि कोई ना कोई फ्रॉड हो सकता है। जहां तक मेरी समझ में आया है, आपके कैंडिडेट्स को एक फॉर्म भरना होता है एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले और एक अलग फॉर्म भेजना होता है NMIMS केस डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू देने से पहले, जो कि आपकी एडमिशन का फाइनल स्टेज होता है। जी हाँ। एंट्रेंस लेवल वाला फॉर्म पैटरसन इनकॉर्पोरेटेड के पास होता है और आपके इंस्टीट्यूट के पास आखिरी स्टेज वाला फॉर्म। जी हाँ। और क्या इन दोनों फॉर्म्स को कभी टैली किया जाता है? पैटरसन इनकॉर्पोरेटेड सिर्फ हमें सारे कैंडिडेट्स की स्कोर लिस्ट भेजती है। सिर्फ लिस्ट मिलती है या एंट्रेंस एग्जाम के सारे फॉर्म्स भी मिलते हैं? जी नहीं, सिर्फ लिस्ट ही भेजी जाती है। एंट्रेंस एग्जाम्स के फॉर्म्स उन्हीं के पास होते हैं क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम्स में हजारों कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, उनके फॉर्म्स हम कभी नहीं देखते। नहीं तो है वो लूप होल। अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मैं जाऊं और केस डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए शिशिर जाए तो आपको कैसे पता चलेगा? राइट, कभी पता नहीं चलेगा। आपका डाउट गलत नहीं है, यह बहुत बड़ा धोखाधड़ी का स्कोप है, इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा रैकेट है। तो आपको इन 6 कैंडिडेट्स के रिजल्ट पे शक है? अमित गाडगिल, उमेश राय, प्रेरणा अलग, अर्चना दिवेकर, गिरीश खेरा, राजीव शाह। और ये 6 लोग हमें उस रैकेट तक पहुंचाएंगे, पर इससे पहले हमें ये कंफर्म करना होगा कि ये लोग खुद एग्जामिनेशन में नहीं बैठे थे। हमें पैटरसन इनकॉर्पोरेटेड को कांटेक्ट करना होगा। हम उनसे इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। You see, we are a global level testing agency. हमारे साथ कितने ही बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जुड़े हुए हैं। इस तरह की गलती हम तो सोच भी नहीं सकते। देखिए, भी अंडरस्टैंड, मगर अब तो ये गलती पकड़ी गई है। सर, थैंक यू। ये उन 6 स्टूडेंट्स के एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म्स हैं। यू कैन हैव अ लुक।
अमित गाडगिल, अर्चना दिवेकर, राजीव शाह, इन तीनों कैंडिडेट्स के लिए एक ही आदमी ने एग्जाम दिया। और वैसे ही एक दूसरे आदमी ने उमेश राय, प्रेरणा अलग और गिरीश खेरा, इन तीनों के लिए एग्जाम दिया। दो नकली कैंडिडेट्स ने सारे असली कैंडिडेट्स के एंट्रेंस एग्जाम दिए। सर, दो आदमियों ने सारे कैंडिडेट्स के एंट्रेंस एग्जाम एक साथ लिखे और लड़कियों के भी। एग्जामिनेशन सेंटर को पता नहीं चला। सर, अमित गाडगिल ने नागपुर सेंटर से एग्जाम दिया, अर्चना देवेकर ने मुंबई से और राजीव शाह ने अहमदाबाद से। इन सभी जगहों पर अलग अलग दिन एग्जाम हुए, इसलिए एक ही आदमी इन तीनों के लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिन एग्जाम देने के लिए पहुंच गया। उमेश राय ने दिल्ली से एग्जाम दिया, प्रेरणा अलग लखनऊ और गिरीश खेरा भोपाल, यहाँ भी अलग सेंटर और अलग डेट पर एंट्रेंस एग्जाम, लेकिन आदमी एक ही। कैंडिडेट असली, एंट्रेंस एग्जाम देने वाला नकली, डमी कैंडिडेट। बिल्कुल सर, जबकि एग्जाम सेंटर पर फोटो आईडी दिखाना होता है, जो कि नकली होगा। सर, मैंने सभी कैंडिडेट्स के ऑनलाइन फीस पेमेंट के बारे में भी छानबीन की है। ये सारी पेमेंट्स एक ही आदमी के क्रेडिट कार्ड से आई है, शैलेंद्र नागर। और ये शैलेंद्र नागर है कौन? सर, ये सारी ट्रांजैक्शन दिल्ली के एक ही आईपी एड्रेस से हुई है। हमने बैंक से इस आदमी की सारी डिटेल्स मांगी हैं। मतलब इस रैकेट की जड़ें दूर दूर तक फैली हुई हैं। अगर इन जड़ों को खोदना है तो किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए, आखिरी कड़ी तक पहुंचने तक किसी को पता नहीं। सर, इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हम अमित गाडगिल से करना चाहेंगे। इसे एग्जाम में 271 मार्क्स मिले। अमित गाडगिल। जी मैं हूँ। क्राइम ब्रांच मुंबई। लेकिन किया क्या मेरे बेटे ने? देखिए मिस्टर गाडगिल, हम अमित को अरेस्ट करने नहीं आए हैं, बस कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं एक बड़े रैकेट के बारे में, इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मगर आप चाहें तो हमारे वारंट लेकर भी आ सकते हैं। अमित गाडगिल, हमारे पास ये पक्का सबूत है कि वो एंट्रेंस एग्जाम तुम खुद देने नहीं गए, जबकि तुम्हारा फॉर्म ये साफ दिखाता है कि एग्जाम तुमने नागपुर सेंटर से दिया। नहीं सर, मेरा मतलब है सर कि मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया, लेकिन सर मुझे बोला गया था कि मुझे एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कौन गया था तुम्हारी जगह एग्जाम देने? मुझे नहीं पता कि सर ऐसा भी कुछ हुआ है सर। कैसे हो सकता है? जिस एग्जाम में तुम पास हुए वो तुमने सिर्फ दिया ही नहीं, तुम्हें यह भी नहीं पता कि किसने दिया तुम्हारी जगह। सर मैं सच कह रहा हूँ सर। सर आप प्लीज़ मेरी बात पे यकीन कीजिए। मुझे सिर्फ इतना बोला गया था कि केस डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ही नहीं है सर। ये किसने कहा तुमसे? 1 साल पहले मैंने यहाँ नागपुर में एक्सेल मैनेजमेंट क्लासेस ज्वाइन की थी, NMIMS के मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। वसंत कानिटकर, यह कोचिंग क्लास का कोऑर्डिनेटर है। जी हाँ सर, उन्होंने मुझे पूर्णेंदु गुप्ता से मिलवाया था सर। पूर्णेंदु, ही इज अमित गाडगिल। अमित, पूर्णेंदु सर। हाय अमित। हाय सर। ये वही ब्राइट स्टूडेंट है जिसे आप मिलना चाह रहे थे। नाइस टू मीट यू अमित। मुझे भी तुम्हारे जैसे ही ब्राइट स्टूडेंट्स की तलाश होती है। वैसे ये पूर्णेंदु गुप्ता है कौन? जी, उन्होंने बताया था कि वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के लिए मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं। मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ इंडिया के टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए। रियली सर? बिल्कुल, और मेरा काम है तुम्हारे जैसे ब्राइट स्टूडेंट्स को ढूंढना और उन्हें एनकरेज करना। जब तुम्हारे बारे में मैंने वसंत से सुना तो मुझे लगा मैं तुमसे मिल लूँ। थैंक यू सो मच सर। बाय द वे, कौन सा इंस्टीट्यूट टारगेट कर रहे हो? NMIMS। दैट्स वंडरफुल, बहुत ही नामी इंस्टीट्यूट है ये, और मैं NMIMS से भी जुड़ा हुआ हूँ। सर मैं अपना MBA वहीं से करना चाहता हूँ।
दैट्स वेरी गुड। पर इतने बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन पाना नामुमकिन तो नहीं है, पर हाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वो क्या सर? अब देखो अमित, हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो NMIMS के एडमिशन की एंट्रेंस की लाइन में खड़े होते हैं। वो तो है सर। अब कई बार ऐसा भी होता है कि तुम्हारे जैसे ब्राइट स्टूडेंट भी इस लंबी लाइन में कहीं पीछे छूट जाते हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं अगर तुम चाहो तो। वो कैसे सर? देखो अमित, हर इंस्टीट्यूट में एक मैनेजमेंट कोटा होता है और मैं उसी का इंचार्ज हूं। आई कैन अश्योर यू कि तुम्हें केस डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल पक्का आएगा, और वहां से आगे बढ़ने में कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं होती। तो ये मिस्टर पुर्नेंदु गुप्ता ने तुम्हें बताया कि एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है? यस सर, मुझे लगा कि सच होगा क्योंकि वो मैनेजमेंट टीम से ही थे। फिर उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट कोटा के लिए पैसे लगेंगे। अब चूंकि ये मैनेजमेंट कोटा की सीट है, इसके लिए तुम्हें 20 लाख देने होंगे। 20 लाख? हाँ, पर तुम्हारी सीट गारंटीड है। देखो अमित, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसा ब्रिलियंट स्टूडेंट MBA करने का इतना अच्छा चांस गंवा दे। आई एम श्योर तुम भी ऐसा नहीं चाहते होंगे। पापा, पुर्नेंदु सर ने कहा है कि 10 लाख रुपए अभी देने और बाकी के 10 लाख रुपए केस डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू का कॉल लेटर आने के बाद। बेटे ये बहुत अच्छा मौका है, तो सोच मत, जल्दी से हाँ कर दे। मैंने 10 लाख रुपए पहले दिए थे और बाकी के 10 लाख रुपए केस डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू का कॉल लेटर आने के बाद। तुम्हारा ऑनलाइन फॉर्म किसने भरा? वो शायद पुर्नेंदु सर ने भरा होगा, क्योंकि जब मैंने उन्हें 10 लाख रुपए दिए थे तब उन्होंने मेरी सारी डिटेल्स ले ली थी। सर ये 6 पासपोर्ट फोटोग्राफ्स जो आपने मंगवाए थे। ऑलराइट। ये डिग्री और मार्कशीट की कॉपीज, ये एड्रेस, बर्थ सर्टिफिकेट और बाकी के डिटेल्स। ओके। ये ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी। दैट्स गुड अमित। अब बस मन लगा के अपनी क्लासेस अटेंड करो, और ये कोचिंग क्लासेस तो तुम्हें अपने कोर्स में भी काम आने वाली हैं। एंड जस्ट वेट फॉर योर कॉल। थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर। अमित, ये है वो आदमी जिसने तुम्हारी जगह एंट्रेंस एग्जाम दिया था। तुम जानते हो उसे? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानता। मैं तो सिर्फ पुर्नेंदु सर को जानता हूँ, और उन्होंने तो मुझसे कहा था कि मुझे एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होने की ज़रूरत ही नहीं है। शैलेंद्र नागर कौन है? पता नहीं सर। शैलेंद्र नागर ने तुम्हारी एंट्रेंस फीस ऑनलाइन जमा की थी, खुद के क्रेडिट कार्ड से। सर मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता सर। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, प्लीज़ आप मेरा यकीन मानिए सर, प्लीज़ सर। अच्छा बताओ, ये पुर्नेंदु गुप्ता कहाँ का है? वसंत सर ने बोला था कि वो दिल्ली में मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं। तुम्हारी उसके साथ फ़ोन पे तो बात हुई होगी? हाँ सर। नंबर बताओ। सर मुझे लगता है हमें एक्सेल क्लासेस के वसंत कनितकर से पूछताछ करनी चाहिए। वसंत नहीं, अमित गाडगिल को पुर्नेंदु से मिलाया। बड़े होशियार लोग हैं सर, अपना सारा काम पूरी सफाई के साथ करते हैं। किसी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह डील करते हैं ये लोग। शायद इनकी अलग अलग डिविजन्स होंगी, जहां से वो अलग अलग जगहों से ये स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि नागपुर से अमित गाडगिल, मुंबई से अर्चना दिवेकर, दिल्ली से उमेश राय, भोपाल से गिरीश खेरा, अहमदाबाद से राजीव शाह, लखनऊ से प्रेरणा अलग, और ना जाने इनके जैसे कितने और। व्हाइट कॉलर धोखेबाजों की गैंग, एक स्टूडेंट से 20 लाख रुपए। न जाने ये धोखेबाजी कब से चल रही है सर। सर मैंने किया क्या है, वजह बताएंगे आप लोग मुझे? आराम से चलोगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, नहीं तो हम अरेस्ट करके भी ले जा सकते हैं। सर मैंने किया क्या, आप क्या जानना चाहते हैं मुझसे? पुर्नेंदु गुप्ता के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, छोटी बड़ी डिटेल्स, सब कुछ। पुर्नेंदु गुप्ता के बारे में? हाँ सर वो दिल्ली का रहने वाला है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, मैनेजमेंट काउंसलिंग सेंटर चलाता है, यंग इंडिया काउंसलिंग सर्विसेज।
सर पुर्नेंदु का फोन अब भी ऑन आ रहा है, सर्विलेंस पे डाला है, जहांगीरपुरी एरिया में रहता है। दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट की है कि उस पर नजर रखें। मिस्टर कानिटकर, आप एक एजुकेशनिस्ट हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं आपसे एकदम विनम्रता से भी बात करूं तो आप सब कुछ बता देंगे मुझे। तो बताइए, इस रैकेट में कौन कौन शामिल है और कैसे ऑपरेट होता है ये रैकेट? किस रैकेट के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं पुर्नेंदु गुप्ता को जानता जरूर हूँ सर, क्योंकि हम दोनों एक ही फील्ड से ताल्लुक रखते हैं। वो मेरे कोचिंग सेंटर में एज ए कंसल्टेंट आते रहते हैं सर। सर, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं सर। मुझे नहीं पता कि उसका किसी रैकेट में हाथ भी है। मैं पिछले 4 सालों से ये कोचिंग सेंटर चला रहा हूं सर। बहुत मेहनत की है सर यहाँ तक पहुंचने के लिए, नाम कमाने के लिए। पुर्नेंदु गुप्ता से कहाँ मिले सर? यहाँ नागपुर में एक बहुत अच्छे प्रोफेसर है मैनेजमेंट के, प्रोफेसर पंकज सिंह। हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एज ए गेस्ट लेक्चरर आते हैं। उन्होंने पहली बार मिलवाया था मुझे पुर्नेंदु गुप्ता से, तकरीबन 3 साल पहले, और तब से पुर्नेंदु गुप्ता हमारे इंस्टीट्यूट में आते रहते हैं। और आपको ये बिल्कुल पता नहीं कि वो आते क्यों है? सर, काउंसलिंग के लिए आते हैं। वो अच्छे स्टूडेंट्स को ढूंढते रहते हैं, ब्राइट स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, और बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। प्रोफेसर पंकज सिंह। सर, ये दोनों कौन है? इनको मैं नहीं जानता। मिस्टर कानिटकर, आपका एड्रेस, बैंक अकाउंट्स, सारी डिटेल्स लिखिए जल्दी। जी, प्रोफेसर पंकज सिंह, मैं आपसे सब कुछ साफ साफ सुनना चाहता हूं। ये सारा रैकेट ऑपरेट कैसे होता है? इसमें आपका रोल क्या है? पुर्नेंदु गुप्ता का रोल क्या है? और इस सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, बताइए। सर, मैं पुर्नेंदु के अलावा और किसी को नहीं जानता हूं सर। ये तो बताइए, आपका रोल क्या है? सर, कुछ नहीं। हाँ, मैं पिछले 6 साल से पुर्नेंदु को जानता हूं सर। वो मुझसे पूछता था, मेरे कॉलेज में, मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे मैनेजमेंट में जानने के इच्छुक अच्छे स्टूडेंट से बस वो मिलना चाहता था सर, ताकि वो उन्हें अपने जाल में फांस के नोट छाप सके। सर, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो फिर आप क्या सोशल सर्विस कर रहे थे? जी नहीं सर, मैं पुर्नेंदु के काउंसलिंग सेंटर में कंसल्टेंट हूँ, जिसके लिए मुझे पेमेंट मिलती थी। यानी कि आप दलाल थे? जी नहीं सर, मैं कंसल्टेंट हूँ। मुझे सिर्फ इतना बताया गया था कि मैं अच्छे प्रोमिसिंग स्टूडेंट को उससे मिलवाऊं, ताकि उसे वो बड़े इंस्टीट्यूट में प्रमोट कर सके। सभी बड़े इंस्टीट्यूट से वो जुड़ा हुआ था। उसने तो मुझे यही बताया था और मैंने भरोसा कर लिया था सर।
सर, वसंत कानेटकर के बैंक अकाउंट में कोई बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं मिला, ना घर में ना क्लासेस में, कहीं कोई कैश नहीं मिला। घर और क्लासेस के अलावा कोई बड़ी प्रॉपर्टी भी नहीं है जिससे कि शक किया जा सके। वसंत कानेटकर और पंकज सिंह, हो सकता है ये दोनों सिर्फ कंसल्टेंट्स हों, पूर्णेंदु गुप्ता तक पहुंचने की सिर्फ कड़ियां हों। शायद उनका इस रैकेट में कोई इन्वॉल्वमेंट ही ना हो, मगर इतना जरूर है कि ये रैकेट बहुत बड़ा है, कई लोग शामिल हैं इसमें। सर, हो सकता है वसंत कानेटकर बेकसूर हो, पर मुझे पूरा शक इस पंकज सिंह पर है। वो पक्का पूर्णेंदु गुप्ता के साथ मिला हुआ है। मिस्टर कानेटकर, हम आपको जाने दे रहे हैं, मगर याद रहे आप पूर्णेंदु को कुछ नहीं बताएंगे। हमारी नजर आप पर भी है, उस पर भी। अगर आपने उसकी मदद करने की कोशिश भी की तो आप तो जरूर अंदर जाएंगे। बड़ी सावधानी के साथ क्राइम ब्रांच इस रैकेट का पर्दाफाश करने की तरफ बढ़ रहा था। इस रैकेट की बहुत सारी कड़ियां थी और उनकी नजर पूर्णेंदु गुप्ता पर थी, लेकिन वो पूर्णेंदु गुप्ता को तभी छूने वाले थे जब उनके हाथ में सारी कड़ियां लग जाएं और यह समझ में आ जाए कि ये रैकेट ऑपरेट कैसे होता है। कितने कैंडिडेट्स हैं इसमें? सर, मोर देन 60। इट्स अनबिलीवेबल। फ्रॉड करके 60 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने एंट्रेंस क्लियर किया है। और हमें पिछले सालों के एंट्रेंस टेस्ट फॉर्म और एडमिशन फॉर्म्स वो भी चेक करने होंगे। हो सकता है ये फ्रॉड कई सालों से चल रहा हो। सर, इस पूरे फ्रॉड का कोऑर्डिनेटर पूर्णेंदु गुप्ता है। प्रोफेसर पंकज सिंह सिर्फ एक छोटी कड़ी है और वसंत कानेटकर, जो नागपुर में एक्सेल मैनेजमेंट क्लासेस चलाता है, उसे इस रैकेट के बारे में कुछ पता ही नहीं। शैलेंद्र नागर दिल्ली का रहने वाला है, पूर्णेंदु गुप्ता की यंग इंडिया काउंसलिंग में काम करता है। एंट्रेंस फीस उसी के क्रेडिट कार्ड से पे की गई है। और धर्मेंद्र नागर उसका छोटा भाई भी है और उसी सेंटर में काम भी करता है, लेकिन एग्जैक्टली उसका रोल क्या है ये अभी तक समझ में नहीं आया। फिर भी अभी पूर्णेंदु को टच मत कर, ठीक है? सही समय आने पर उसे उठा लेना। मुझे लगता है इसमें और भी कई लोग शामिल हैं। नीचे की कड़ियां हाथ लग जाएं फिर। जी सर, एक अमित गाडगिल से बात करके इतना कुछ मालूम हुआ है। बाकी कैंडिडेट से भी पूछताछ करते हैं। मैं नहीं जानता सर इसे। मैं तो सिर्फ पूर्णेंदु गुप्ता से मिला था। उन्होंने मुझे बताया था कि मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन के लिए मुझे कॉल आएगा। पूर्णेंदु गुप्ता से मिले कहाँ तुम? चंद्रेश मित्रा ने मिलवाया था। वो मेरे एक फ्रेंड को जानते थे और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि वो मुझे NMIMS में एडमिशन दिलवा सकते हैं। ये चंद्रेश मित्रा कौन है? सर, ठीक से तो मैं भी नहीं जानता सर, पर सुना है पनवेल में उनकी होटल है सर। हाँ सर, मैंने मनोज यादव को मैनेजमेंट कोटा सीट के लिए पेमेंट किया था सर। ये मनोज यादव कौन है? सर, वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट है और गाजियाबाद में उनकी इंस्टीट्यूट है। फ्यूचर गाइडेंस सर्विसेज के मनोज यादव को मैंने पेमेंट किया था। सर, मनोज यादव ने मुझे कभी नहीं बताया कि मेरी जगह एंट्रेंस एग्जाम में कोई और अपीयर होगा। मनोज यादव फ्यूचर गाइडेंस सर्विसेज वाला? जी सर। पूर्णेंदु गुप्ता, इस पूरे फ्रॉड का जाल बिछाने में इसका सबसे बड़ा हाथ है। ये दिल्ली में यंग इंडिया काउंसलिंग चलाता है। मनोज यादव फ्रॉड की कड़ी नंबर 2, ये गाजियाबाद में फ्यूचर गाइडेंस सर्विसेज चलाता है। पंकज सिंह नागपुर में प्रोफेसर है। ये इसका काम है टैलेंटेड कैंडिडेट्स ढूंढना। चंद्रेश मित्रा ये भी यही काम करता है, पनवेल में होटल भी चलाता है। शैलेंद्र नागर दिल्ली के यंग इंडिया काउंसलिंग का एम्प्लॉय है। इसका काम है एंट्रेंस एग्जाम की फीस ऑनलाइन पे करना। धर्मेंद्र नागर ये शैलेंद्र नागर का छोटा भाई है, उसी सेंटर में काम करता है, पर इसका क्या रोल है ये अब तक पता नहीं चला। इनके नाम अभी तक पता नहीं चले हैं, मगर ये डमी कैंडिडेट्स बनकर एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। अजय मेहरा ही दिल्ली की यंग इंडिया काउंसलिंग और गाजियाबाद की फ्यूचर गाइडेंस सर्विसेज का मालिक है।
इस साल 60 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने इस तरह से एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया है। और अभी जो कोर्स कर रहे हैं उनमें 30 ऐसे कैंडिडेट्स हैं। मतलब जिन्होंने एडमिशन पिछले साल लिया होगा। जी। और 15 ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह फ्रॉड करके एडमिशन लिया, फिर डिग्री हासिल की और अब रिप्यूटेड मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि पर्दाफाश किया जाए। हमारे पास काफी एविडेंस है सर। जी। पूर्णेंदु गुप्ता। पूछताछ शुरू करने से पहले ये बताइए, ये दोनों कौन है? गोपाल शुक्ला और ये प्रदीप साहा है। और कहाँ मिलेंगे दोनों? गोपाल शुक्ला इंदौर में और प्रदीप साहा है गुड़गांव में। पूर्णेंदु गुप्ता, आपकी जुबान खुलवाने के लिए मुझे हाथों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। आगे आपकी मर्जी। नीचे से लेकर ऊपर तक इस रैकेट की हर कड़ी का कच्चा छिट्टा खोल दीजिए। बताइए हमें, यह रैकेट कैसे ऑपरेट होता था? पंकज सिंह और चंद्रेश मित्रा, ये दोनों लोग हमारे लिए कैंडिडेट्स ढूंढते हैं। यही दोनों लोग प्रोबेबल कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं। उसके बाद मैं और मनोज उनसे मिलते हैं और फिर उन्हें कोटा सीट्स के लिए कन्विंस करते हैं। मैनेजमेंट कोटा, राइट? यस। कैंडिडेट से पेमेंट लेने के बाद ऑनलाइन फॉर्म्स कैसे भरे जाते हैं, और एंट्रेंस एग्जाम और एग्जाम सेंटर्स, ये दोनों कैसे मैनेज होते हैं? ये काम शैलेंद्र नागर और उसका भाई धर्मेंद्र नागर संभालते हैं। फॉर्म्स भर दिए हैं और ये रही रिसीट्स।
गोपाल, तुम उमेश राय के नाम से एग्जाम दोगे, दिल्ली सेंटर से। एग्जाम की डेट 17 अक्टूबर, सेंटर अशीमा भवन। गिरीश खेड़ा, भोपाल 19 अक्टूबर, सेंटर गुरुनाथ कॉलेज। अमित कारगिल, नागपुर 17 अक्टूबर, सेंटर विद्या भवन। और ये तुम्हारा ट्रेन का टिकट। गोपाल शुक्ला, प्रदीप साहे, ये दो कौन है? ये दोनों हमारे ही सेंटर में काम करते हैं। गोपाल शुक्ला मैनेजमेंट ग्रेजुएट है और प्रदीप साहे बीटेक है। इन दोनों को एंट्रेंस एग्जाम में अपियर होने के लिए 1.5 लाख रुपए पर कैंडिडेट मिलता है। और ये तय था कि वो दोनों एक्सीलेंट रिजल्ट लाएंगे। उनके बाएं हाथ का खेल है ये एंट्रेंस एग्जाम। वो लोग लड़कियों के लिए भी अपियर होते थे, कभी पकड़े नहीं गए, ये कैसे होता है? हमें पता था कि इन एंट्रेंस टेस्ट सेंटर्स पे चेकिंग ठीक से नहीं होती। और ये काम तुम लोग सालों से कर रहे हो। अजय मेहरा का क्या रोल है और कहाँ है वो? अजय मेहरा ही कोचिंग क्लासेस के ओनर है और वो दिल्ली में ही रहते हैं। NMIMS ये एक ही मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जिसे तुम लोगों ने टारगेट किया है, या और भी हैं जिनने अपना जाल फैला रखा है? इस रैकेट को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से चलाया जा रहा था और इसे चलाने वाले सभी लोग मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे। एक टीम का काम था कैंडिडेट्स को ढूंढना और उन्हें अपने जाल में फंसाना। दूसरी टीम मार्केटिंग एक्सपर्ट की तरह काम करती थी और मैनेजमेंट कोर्स का ख्वाब देखने वालों को अपना क्लाइंट बना लेती थी। तीसरी टीम का काम था एंट्रेंस एग्जाम, आइडेंटिटी प्रूफ, इन सब के जाली डॉक्यूमेंट्स बनाना और कैंडिडेट्स के लिए सेंटर और एग्जाम डेट्स अलॉट करना। और चौथी टीम, जो खुद बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स रह चुके थे पर अब डमी कैंडिडेट्स बनकर एग्जाम देते और अच्छे रिजल्ट्स लेकर आते। बड़े ही सलीके से ये जालसाजी चलती रही। सर, सभी आरोपी हमारी कस्टडी में हैं, सिवाय अजय मेहरा के, जो यंग इंडिया काउंसलिंग और फ्यूचर गाइडेंस सर्विसेज का ओनर है। अभी तो हमारे हाथ सिर्फ एक इंस्टीट्यूट के फ्रॉड का लेखा झुकाया है सर। मुझे पूरा यकीन है कि कई ऐसे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स होंगे जहां पर ऐसा ही फ्रॉड होता होगा। जाहिर है 3 साल से एक ही इंस्टीट्यूट में इतने अच्छे से फ्रॉड कर रहे हैं, छोड़ेंगे थोड़ी ना बाकी इंस्टीट्यूट्स को। इस साल जो 30 कैंडिडेट्स ने फ्रॉड करके एडमिशन्स लिए हैं, उनकी लिस्ट लगा दी गई है और उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया है। और इस साल की नई सिलेक्शन लिस्ट लगानी होगी। हो सकता है कई डिजर्विंग स्टूडेंट्स होंगे जिनको पिछली लिस्ट में जगह नहीं मिली होगी। ये है उन 15 कैंडिडेट्स की लिस्ट जिन्होंने इस तरीके से एडमिशन पाकर डिग्रीज हासिल करके MNCs में जॉब्स भी पा ली है। हमें अपने रेपुटेशन और वैल्यूज के हिसाब से डिसीजन लेना होगा। उन स्टूडेंट्स का सच सामने लाना होगा और उन स्टूडेंट्स को भी सच का सामना करना पड़ेगा। यस सर। हम आपको बताना चाहते हैं कि मिस्टर प्रफुल्ल शास्त्री को 1 साल पहले दी गई MBA की डिग्री रद्द की जाती है। मिस्टर राहुल शाह, मिस्टर गौरंग वगानी, मिस पल्लवी गुप्ता, मिस्टर नरेंद्र झा। हमें पता चला है कि इन स्टूडेंट्स ने हमारे इंस्टीट्यूट का एंट्रेंस एग्जाम दी ही नहीं, उनकी जगह किसी और ने अपीयर किया था। ये फ्रॉड हाल ही में सामने आया है। एक रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कॉर्पोरेट पैट्रन्स को इन्फॉर्म करें कि जिन स्टूडेंट्स को उन्होंने अपने यहाँ रिक्रूट किया है, उनमें से कुछ ने जानबूझकर धोखेबाजी और झूठ का सहारा लेकर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है। इसलिए हमने इनकी डिग्री रद्द कर दी है और हम आपको इस बात की सूचना दे रहे हैं। आजकल करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है। So what do you think? इसके खिलाफ क्या किया जाना चाहिए? करप्शन होना तो नहीं चाहिए, लेकिन कर भी कह सकते हैं। पैसा तो आजकल सभी लेते हैं। सभी दोषियों को IPC की धारा 419, 420, 465, 467, 468 और 471 के तहत गिरफ्तार किया गया है। ये सभी धाराएं जालसाजी, धोखाधड़ी और नकली डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करने जैसे आरोपों के लिए हैं।
इस रैकेट के मुख्य आरोपी अजय मेहरा, जो कि दोनों कोचिंग क्लासेस का मालिक है, उसे भी हिरासत में ले लिया गया है। NMIMS ने सबसे पहला कदम यह उठाया कि एडमिशन प्रोसीजर की खामियों को सुधारा। अब उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कैंडिडेट का फोटो अटैच करना और जेंडर स्पेसिफाई करना कंपलसरी कर दिया है। यह कंपल्शन पहले के फॉर्म में नहीं था। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच किया फोटोग्राफ अब एक एडमिट कार्ड पर प्रिंट किया जाता है और सभी लेवल के टेस्ट पर यह एडमिट कार्ड अपने साथ रखना अनिवार्य है। एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट ने फ्रॉड का अंदेशा होते ही कानून की मदद ली और इस रैकेट का पर्दाफाश किया। एंट्रेंस एग्जाम में बेहतरीन रिजल्ट्स और दूसरे स्टेज पर केस डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू में खराब प्रदर्शन, इस एक कमी पर नजर रखने से ये घिनौना जुर्म सामने आया। क्या ऐसा हो सकता है कि इसी तरह का फ्रॉड दूसरे कई इंस्टीट्यूट्स में अब भी जारी हो? इस रैकेट के सामने आने से ना सिर्फ उनके एडमिशंस रद्द किए गए जिन्होंने इस तरीके से इस साल एडमिशन लेना चाहा, बल्कि पिछले साल भी इसी तरह से एडमिशन हासिल करने वाले और इसी तरह से एडमिशन लेकर डिग्री हासिल करने वाले नौकरी में लग चुके सभी लोगों को इसके परिणाम भुगतने पड़े। लेकिन उनसे भी ज्यादा जिन्हें इस फ्रॉड की वजह से नुकसान उठाना पड़ा वो थे वो डिजर्विंग कैंडिडेट्स जिन्हें योग्यता के बावजूद भी एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि उनकी जगह एडमिशन पाने वालों ने डमी कैंडिडेट्स का इस्तेमाल करके उनसे ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए थे। जिस सलीके से, जिस प्रोफेशनल तरीके से ये फ्रॉड चल रहा था, उसे देखकर हम सब सुन रह जाते हैं। सच तो ये है कि हर धोखाधड़ी की खबर से इन जालसाजों की हिम्मत देखकर हम सब सुन रह जाते हैं, लेकिन ये जुर्म कम नहीं होते, चलते ही रहते हैं। एक का पर्दाफाश हुआ तो ये लोग दूसरे नए तरीके ढूंढ लेते हैं। हर सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी तो होती है जिसका ये लोग फायदा उठाते हैं। जालसाजी, स्कैम, अनैतिक व्यवहार, रिश्वत लेना, डोनेशन के नाम पर हो रही लूट, ये सब अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। इन जुर्मों के लिए मिलने वाली सजा इतनी सख्त नहीं होती। क्या यही वजह है कि ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता? क्या इसी वजह से दूसरे लोगों को फ्रॉड करने की हिम्मत और प्रेरणा मिलती है? फिलहाल वो स्टूडेंट्स जो अपना कोर्स कर रहे हैं और जिनका एडमिशन रद्द कर दिया गया है, उन्होंने कोर्ट में इंटरिम रिलीफ के लिए एक रिट पिटीशन दर्ज की है कि उन्हें एग्जाम्स में अपेयर होने दिया जाए। कोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।